वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल इस पॉइंट। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बैक एक्सरसाइजेस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट्स। एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड जिंक। ये तो हमने 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है। बेसिकली हमारी एक्टिविटी सीरीज या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है ना। तो इन सब में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा? जिंक। जिंक के बाद आयरन। आयरन के बाद कॉपर। तो ये हो गई आपकी reactivity series. In the standard electrode potentials, arrange these metals in their increasing order of reducing power. हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल को अगर तुमने हिंदी में समझना है या नॉर्मल लैंग्वेज में समझना है तो ये है क्षमता, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल क्या होती है? क्षमता या टेंडेंसी। तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है कि एटम के रिड्यूस होने की कितनी टेंडेंसी है ना। तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा एटम के रिड्यूस होने की टेंडेंसी रहेगी। या फिर आप बोलो वो खुद रिड्यूस होना चाहता है और दूसरे को क्या करना चाहेगा? ऑक्सीडाइज। तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है उतनी ही ज्यादा हमारी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। पर क्वेश्चन में तो क्या पूछा है? रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, है ना। तो रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये ध्यान रखना, इक्वल टू साइन नहीं, क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। ठीक, तो अब सिंपल सा क्वेश्चन रह गया, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी। या फिर ये डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ई नॉट रिडक्शन के। तो जिसका ई नॉट रिडक्शन सबसे कम उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है? वैल्यू है K+ की। तो पोटेशियम का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है। पोटेशियम के बाद आ जाएगा हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आ जाएगा हमारा क्रोमियम। क्रोमियम के बाद आ जाएगा हमारा मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी के बाद फाइनली सिल्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2+ में, सिल्वर आयन रिड्यूस हो रहा है Ag में। ये होती है। तो गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन के दौरान ध्यान रखना, लेफ्ट में हम लिखते हैं एनोड। एनोड के बाद हम लगाते हैं डबल स्ट्रेट लाइंस जो रिप्रेजेंट करती हैं हमें सॉल्ट ब्रिज को, और फिर हम लिखते हैं कैथोड। तो अगर मेरे को सेल को रिप्रेजेंट करना है तो एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक मिनट, जिंक सॉलिड हमारा कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ आयन में, Zn2+ एक्वस आयन में, है ना। फिर कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन किसकी हो रही है? Ag+ एक्वस आयन रिड्यूस होके बना रहे हैं Ag सॉलिड। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, रिप्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसके लिए क्या याद रखोगे? गैल्वेनिक सेल के लिए वर्ड याद रखोगे लोन। लोन में L का मतलब है लेफ्ट, O का मतलब है ऑक्सीडेशन, A का मतलब है एनोड और N का मतलब है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो जब भी गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे तो गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड पे एनोड होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन होगी और जो एनोड होगा वो कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज्ड है? आंसर क्या आया? जिंक वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, है ना। नेक्स्ट कह रहा है द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल। करंट किसकी वजह से मूव कर रहा है? एक तो आउटर सर्किट में तो करंट किसकी वजह से मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से।
ठीक है, तो करंट के कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किस में? आउटर सर्किट में, ठीक है, और इनर सर्किट में आयंस है, ठीक है। अगला, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। अब अगर मेरे को हर इलेक्ट्रोड पर एक रिएक्शन लिखनी है तो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं पहले। देखिए, तो एनोड की जो रिएक्शन होगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो बेसिकली जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2+ एक्वस आयंस में, और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। और कैथोड की रिएक्शन में क्या लिखोगे? कैथोड पे क्या हो रहा है? Ag+ एक्वस आयंस 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहे होंगे? Ag सॉलिड। पर क्योंकि हमें रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना होता है तो हम लिखेंगे 2 Ag+ आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहे होंगे? Ag सॉलिड। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल्स इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो हमारे पास 2 रिएक्शन है। पहली रिएक्शन में क्रोमियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Cr3+ में, और कैडमियम 2+ रिड्यूस हो रहा है कैडमियम। ठीक है, तो हम सबसे पहली वाली रिएक्शन के लिए देखते हैं। हमें अगर E0 सेल निकालना है तो E0 सेल किसके बराबर होता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, है ना। कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। रिडक्शन किसकी हो रही है? कैडमियम की। तो कैडमियम का कितना है? -0.40 माइनस। एनोड का, एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? क्रोमियम। किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? Cr3+ में, और उसका पोटेंशियल कितना है? -0.74 वोल्ट्स। तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.34। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है कि हमें साथ साथ डेल्टा G0 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा G0 बराबर होता है -NF सेल के। अब हमें पता करना है n क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तब देखो, क्रोमियम किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? Cr+3 में, है ना। Cr किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? Cr+3 में, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और कितने Cr है हमारे पास? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस हुए? 6। फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू 96500 कूलम है ना। और E0 सेल हमारा तो 0.34 वोल्ट्स आ ही गया। तो यहां से डेल्टा G0 की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा -196.86 किलो जूल्स। ठीक है, अब इसी रिएक्शन के लिए हमें नेक्स्ट निकालना है, कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता है डेल्टा G0 किसके बराबर होता है? -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। डेल्टा G0 की वैल्यू है हमारे पास 196.86 किलो जूल्स, यानी कि 10⁻³ जूल्स, विच इज इक्वल टू -2.303। R की वैल्यू 8.314 पता है। टेम्परेचर कुछ नहीं दे रहा तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानेंगे 298 केल्विन, है ना। और ये हो गया लॉग K। यहां से एंटी लॉग लेके K इक्विलिब्रियम की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो K इक्विलिब्रियम आएगा, K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी 3.17 × 10⁻30। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें E0 सेल निकालना है। E0 सेल किसके बराबर होगा? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड के, है ना। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 कैथोड कितना दे रखा है? 0.80। E0 एनोड कितना दे रखा है? -0.77। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 0.03 वोल्ट्स। सिमिलरली अब हमें डेल्टा G0 कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा G0 किसके बराबर होगा? -NF E0 सेल के। अब सेकेंड रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकेंड रिएक्शन में N की वैल्यू आएगी 1। क्यों? क्योंकि Ag+ से Ag बन रहा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है ना। और Fe2+ किस में जा रहा है? Fe3+ में। तो N की वैल्यू तो यहाँ पर कितनी आ गई? 1।
एफ हमें पता है 96500 है और ई नॉट सेल की वैल्यू भी हमें पता है 0.0। यहाँ से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो हमें मिलेगी -2.895 किलो जूल्स। ठीक है, अब के इक्विलिब्रियम निकालना है, वापस से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -2.895 किलो जूल यानी कि 10⁻³ भी लिखेंगे इज इक्वल टू -2.303 आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कुछ नहीं दे रखा था 298 और साथ में लॉग के इक्विलिब्रियम। यहां से एंटी लॉग लेके के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 3.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इन जितने भी इक्वेशंस दे रखी हैं इनकी नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। तो इसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगी 2 लिखने के लिए, है ना। फर्स्ट और सेकंड मैं हेल्प करवा दूंगी, थर्ड और फोर्थ एक बार आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए सबसे पहले जब भी ऐसे रिप्रेजेंटेशन दियो पहले तो इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। देखो mg किसके में जा रहा है, mg कन्वर्ट हो रहा है Mg2+ और Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन भी हमें दे रखी है +2 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन किसकी हो रही है, कॉपर 2+ आयंस की जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.001 मोलर और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करके गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहे हैं, है ना। अब अगर हमें यहाँ पर दोनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड कर दें तो दोनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, Mg कॉपर 2+ के साथ रिएक्ट करता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर और हमें मिलता है Mg2+ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर और साथ में कॉपर सॉलिड। और इसका आसानी से हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, ई सेल किसके बराबर होता है नॉट सेल -0.0591 बाय n। n क्या होंगे, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, तो n की वैल्यू हो गई 2। आगे लॉग के इक्विलिब्रियम क्यों रिएक्शन क्वेश्चन में हम आयंस को लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास आयंस कौन से हैं, एक तो Mg2+ वाला आयन है और एक कॉपर 2+ वाला आयन है ना। कॉपर सॉलिड या फिर Mg सॉलिड को हम रिएक्शन में नहीं लिखेंगे। तो ये क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+। Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन की जगह 0.001 लिख देना और Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन की जगह 0.001। आ रही है बात समझ में। सिमिलरली अगर हम सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो सेकेंड रिएक्शन में अगर आप देखो तो Fe सॉलिड ऑक्सीडाइज हो रहा है और वो दे रहा है Fe3+ आयंस और इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.001 मोलर, साथ में 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही साथ में H+ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा हाफ H2। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो बैलेंस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है गेन। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएंगे और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, तो दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा Fe सॉलिड 3 H+ आयंस के साथ रिएक्ट करता है और देता है Fe3+ एक्वस आयंस और साथ में 3/2 H2 गैस। अब इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो ई सेल किसके बराबर होगा, ई नॉट सेल -0.0591 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 3, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। लॉग प्रोडक्ट्स में कौन कौन है Fe3+ की कॉन्सेंट्रेशन आएगी
प्रेशर ऑफ H2 आएगा, इसकी पावर 3/2 जाएगी, डिवाइडेड बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अगर क्वेश्चन में H2 का प्रेशर दे रखा है, 1 बार दे रखा है, तो सीधा सीधा कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहाँ पर प्रेशर ऑफ H2 कितना सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 1 बार, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमें कितनी दे रखी है, 1 मोलर, ये भी 1 मोलर हो जाएगी, और Fe3 प्लस की हमें कॉन्सेंट्रेशन 0.001। होपफुली कैलकुलेशन सबसे अब से हो जाएगी आपसे। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द बटन सेल्स वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जिंक सॉलिड Ag2O सॉलिड के साथ रिएक्ट करता है और मिलता है Zn2 प्लस और Ag सॉलिड। तो हमें E0 और डेल्टा G0 निकालना है। तो E0 तो सीधा सीधा किसके बराबर होगा, E0 की वैल्यू सीधा सीधा किसके बराबर होगी, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, है ना। कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, Ag की। Ag का रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है, 0.344 वोल्ट्स, माइनस E0 एनोड। ऑक्सीडेशन, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक की। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.76। अच्छा, क्वेश्चन में ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, देखो Zn से Zn2 प्लस का पोटेंशियल है +0.76 गिवन है। हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले में जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो कौन से पोटेंशियल्स लिखते हो, रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखते हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, -0.76। यहाँ से जो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.104। अब हमें साथ में डेल्टा G0 निकालना है। डेल्टा G0 बराबर होगा -NF E0 सेल के। N की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। Zn कितने किससे बना रहा है, Zn2 प्लस बना रहा है, और Zn के आगे कोफिशिएंट कितना है, 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। F की वैल्यू 96500। E0 सेल हमें पता है 1.104 है, तो यहाँ से डेल्टा G0 की वैल्यू आ जाएगी -2.13 इंटू 10⁵5 जूल्स। तो हमने यहाँ पर दो कौन से फॉर्मूले यूज करे, हमने पहला फॉर्मूला यूज करा कि E0 किसके बराबर होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। दूसरा हमने फॉर्मूला यूज करा डेल्टा G0 किसके बराबर होता है, -NF E0 सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो देखिए कंडक्टिविटी होता है हमारा रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। ठीक है, रेजिस्टिविटी को किससे लिखते थे, रो से लिखते थे। ये होता था ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय, है ना। तो 1/रो रेजिस्टेंस को हम 1 रेजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कापा से। ठीक, कापा। ठीक है, अब कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं, कंडक्टिविटी जो कि है कापा, वो बराबर होता है, कापा बराबर होता है रेजिस्टिविटी का इनवर्स या फिर G इंटू G स्टार। G क्या है, तुम्हारा कंडक्टेंस। ठीक है, और G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट। तो अब देखना, यहां से कंडक्टिविटी का दूसरा नाम आता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। क्यों स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक कंडीशन में कापा कंडक्टेंस के बराबर होता है। और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, जब L 1 सेंटीमीटर हो और एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यानी कि जो तुम्हारा G स्टार है उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 1 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। और अगर लेंथ इंटू एरिया 1 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml। तो हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन। कैसे डिफाइन करते हैं इसको, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन।
ठीक है। अब नेक्स्ट उसने बोला है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर वर्ड से हमें समझ में आ रहा है एक मोल आयंस की कंडक्टिविटी। एक मोल आयंस की कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? लैम्डा एम से। तो यहां से हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए। कापा तो किसके बराबर होता है? जी इंटू जी स्टार के, और लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी के। अब यहाँ पर ना जब भी ये फॉर्मूला यूज करते हो तो यूनिट्स ध्यान रखना। मोलारिटी की यूनिट्स क्या लिखोगे? मोल पर लीटर। कापा के यूनिट्स क्या लिखोगे? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और लैम्डा एम के यूनिट्स क्या लिखोगे? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ध्यान रखो यूनिट्स इस चैप्टर में ना, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे हर क्वेश्चन की यूनिट सॉर्टेड है ना तो कभी भी कोई भी गड़बड़ नहीं होने। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है डिस्कस देयर वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वैरी करते हैं? देखिए, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम लोग, है ना? ठीक है। तो अब इसको भी हटा देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है या तो वॉल्यूम घटाओ या मोल्स घटाओ, है ना? या फिर हम दूसरे टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं डाइल्यूशन के टर्म्स में। डाइल्यूशन का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाना, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन घटती है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल, सीधी सीधी सी बात है ना? अब देखो कापा क्या था? कापा 1 ml आयंस की, 1 ml सोल्यूशन में जितने आयंस है उनकी क्या थी? कंडक्टिविटी थी, कंडक्टेंस थी, है ना? 1 ml आयंस की कंडक्टेंस क्या थी? कापा। अब 1 ml में जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो 1 ml में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, है ना? वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml विल डिक्रीज, और अगर नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीज होंगे तो कापा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि कापा क्या है? उन नंबर ऑफ आयंस की कंडक्टेंस जो 1 ml सोल्यूशन में। समझ रहे हो? ठीक है। बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की, लैम्डा एम की। तो लैम्डा एम को कैसे डिफाइन करते हैं? लैम्डा एम को डिफाइन करते हैं 1 मोल आयंस की कंडक्टेंस। ठीक है, क्या डिफाइन करते हैं? 1 मोल आयंस की कंडक्टेंस। अब 1 मोल आयंस की कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहेंगे, क्योंकि हमें 1 मोल है, वो तो फिक्स्ड है। पर वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा? ज्यादा जगह मिल जाएगी आयंस को घूमने के लिए। ज्यादा जगह मतलब फ्रीली मूव कर पाएंगे, और फ्रीली मूव कर पाएंगे तो उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम बढ़ाने से बेसिकली मोबिलिटी बढ़ेगी, और मोबिलिटी बढ़ने की वजह से लैम्डा एम भी। ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन को हमने किससे रिलेट कर दिया? वॉल्यूम से, या फिर आप बोल सकते हो डाइल्यूशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl। कापा की वैल्यू दे दी कितनी? 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, यानी कि लैम्डा एम की वैल्यू निकालनी है, और मोलारिटी भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.2 मोलर। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी, और यहाँ यूनिट्स का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो लैम्डा एम की वैल्यू हो जाएगी कापा कितना है? कापा है 0.0248, फिर इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी यानी कि 0.2। ध्यान रखना कापा सेंटीमीटर इनवर्स में ही जाएगा, मोलारिटी की यूनिट्स कोई मोल पर लीटर ही रहेंगे, ज्यादा चिक चेक हमने नहीं करनी है। तो यहां से अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1
24 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन। तो हमें मोलारिटी दे दी 0.001, ठीक है, और रेजिस्टेंस दे दिया इसका 1500 ओम्स। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? हमें निकालना है जी स्टार की वैल्यू निकालनी है इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर KCl एट 298 केल्विन इज इतना, और हमें कापा भी दे दिया है इसी सोल्यूशन का 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, चलेगा। हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या? कापा बराबर होता है G इंटू जी स्टार। ध्यान रखना, कापा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। G क्या है? रेजिस्टेंस का उल्टा यानी कि कंडक्टेंस। तो हमें ये बताना G किसके बराबर होता है 1/r। कापा किसके बराबर होता है G इंटू जी स्टार, और जी स्टार क्या होता है हमारा सेल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है लेंथ अपॉन एरिया। तो कापा की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी की वैल्यू कितनी होगी 1/r इंटू जी स्टार। जी स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जी स्टार किसके बराबर हो जाएगा कापा इंटू रेजिस्टेंस। कापा हमें गिवन है कितना 0.146 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस कितनी गिवन है 1500। तो यहां से जी स्टार की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ 0.024 m एसिटिक एसिड इज 7.896 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो हमें एक तो मोलारिटी दे दी कितनी 0.00241 दे दी, और हमें क्या दे दी कंडक्टिविटी यानी कि कापा की वैल्यू दे दी 7.896 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। हमें निकालनी है कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा m की वैल्यू निकालनी है। अगला तो कह रहा है लैम्डा नॉट m एसिटिक एसिड का दे दिया, तो लैम्डा नॉट m भी हमें चलो गिवन है क्वेश्चन में 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए निकालना है। तो यहाँ बहुत सारा डेटा गिवन है, बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे। सबसे पहले लैम्डा m का फॉर्मूला कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी, फिर के ए का फॉर्मूला डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अब अल्फा भी पता होना चाहिए, अल्फा होता है लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लैम्डा m की वैल्यू निकालेंगे तो कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी होगा। कापा की वैल्यू हमें गिवन है 7.896 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000। मोलारिटी की वैल्यू कितनी है 0.00241। तो यहाँ से लैम्डा m की वैल्यू आ जाएगी 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा m आ गया, अल्फा निकालते हैं। अल्फा है लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m। लैम्डा m 32.76, लैम्डा नॉट m 390.5। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 8.4 इंटू 10⁻⁻²। अब बच गया के ए। के होता है C अल्फा स्क्वायर, C हमें पता है 0.00241, अल्फा स्क्वायर 8.4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा यानी कि 8.4 इंटू 10⁻²। तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा 1.86 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस 1 मोल Al3+ को Al में कन्वर्ट करने के लिए। देखो रिएक्शन लिखो सीधा सीधा, Al3+ को Al में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना।
बनेगा, Al सॉलिड बन जाएगा। एक मोल, अगर एक मोल Al3+ को रिड्यूस करना है तो हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल चार्ज चाहिए होगा, ठीक है। अब एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है कितना होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96500 कूलम। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना होगा चार्ज, अच्छा इसको 1 फैराडे भी तो बोलते हैं ना, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 3 फैराडे, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 1 मोल ऑफ कॉपर 2+2 Cu, दिख रहा है हमें यहाँ पर 2+ से 0 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, 2, है ना। अगर हम रिएक्शन लिखें Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 है। तो यहाँ कितने मोल चार्ज चाहिए होगा, 2 मोल, 2 मोल मतलब कितना चार्ज चाहिए होगा, 2 फैराडे, सीधा सीधा लिखो। ऐसे 1 मोल ऑफ क्वेश्चन गलत लिखा है, 1 मोल ऑफ Mn2+ 2 Mn जाना चाहिए, तो इस केस में भी कितना फैराडे चाहिए होगा, 2 फैराडे। अच्छा नहीं, क्वेश्चन में 2+ नहीं है, कितना है ये, 7+ है, Mn 7+ से Mn2+, तो 7+ और 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पर चार्ज कितना चाहिए होगा, 5 फैराडेज, सिंपल, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे का मतलब समझ रहे हो, यानी कि यहां पर भी वो क्या पूछना चाह रहे तुमसे, चार्ज की वैल्यू, ठीक है। तो कह रहे हैं हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। अब देखो इक्वेशन से करो, सीधा सीधा, इधर उधर घूमने की जरूरत ही नहीं है। कैल्शियम 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कैल्शियम सॉलिड बनाता है, यानी कि अगर हम 2 फैराडे चार्ज देंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 2 फैराडे, तो 1 मोल कैल्शियम सॉलिड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और 1 मोल कैल्शियम सॉलिड का मास कितना होता है, 40 ग्राम, तो 2 फैराडे से 40 ग्राम मिलेगा, हमें चाहिए कितना, 20 ग्राम, कितना चार्ज चाहिए होगा, 1 फैराडे, सिंपल, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3, मोल्टन Al2O3 में Al3+ है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 3, क्या बनाएगा ये, Al सॉलिड, ठीक है। अब देखो Al2O3 से Al मिल रहा है ना, तो Al2O3 में Al कितने हैं, 2, तो 2 Al को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 6, और हमें कितने मिलेंगे, 2 Al सॉलिड, यानी कि 6 फैराडे से हमें कितना एल्यूमिनियम मिलेगा, 27 ग्राम टाइम्स, हाँ है ना। तो सिंपल यूनिटरी मेथड, 27 ग्राम टाइम्स 2 से के लिए हमें 6 फैराडे चाहिए होता है, तो 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, आंसर क्या आएगा, 40 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 2, कैलकुलेट करोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा 4.44 फैराडेज। आ रही बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम, वापस से चार्ज की बात हो रही है, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2, ठीक है। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, H2O है, O2 में जाएगा तो क्या देगा, H2 देगा और हाफ O2 देगा। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ जो O2 माइनस था वो हाफ O2 में कन्वर्ट हो गया, और ऐसा करने पर उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, देखो 2 माइनस था, O2 में गया, तो O2 में तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, उसके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, समझ रहे हो इस चीज को। तो क्या पूछा है, 1 मोल H2O को O2 में कन्वर्ट करने के लिए कितना कूलम चाहिए होगा, कितने इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, 2 फैराडेज, कितनी चाहिए होगी, 2 फैराडेज, या फिर 2 इंटू 96500 कूलम, या फिर कैलकुलेट करोगे 193,000 कूलम। सिमिलरली
कह रहा है कि 1 मोल FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए होगा। देखो FeO में Fe2 प्लस है ना, FeO में आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना। तो Fe2 से Fe3 प्लस जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है या फिर लूज हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कितना चाहिए होगा, 1 फैराडे मतलब कितना 96500 कूलम्स। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अ सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर्स। आई की वैल्यू हमें दे दी 5 एम्पियर्स फॉर 20 मिनट्स। टाइम दे दिया हमें 20 मिनट्स। हमें ध्यान रखना होता है कि टाइम जब भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा, हम जब यूज करेंगे तो हम किसके टर्म्स में करेंगे, सेकंड्स में। तो 20 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 2 12 और 1200 सेकंड्स। ठीक है, व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो निकल कितना डिपॉजिट होगा वो बताएं। ठीक है, अब देखो Ni2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो वो निकल सॉलिड में कन्वर्ट होता है। क्लियर है ना। अब Ni2 प्लस 2 फैराडे देंगे तो हमें निकल का मास होता है 58.7, तो 58.7 ग्राम्स मिल जाएगा। हम कितना फैराडे दे रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें करंट दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है। चार्ज किसके बराबर होगा, करंट इनटू टाइम। करंट 5 टाइम 1200 यानी कि 6000 कूलम करंट दे रहे हैं हम, है ना। तो देखो 6000 कूलम दे रहे हैं और यहाँ 2 फैराडे मतलब 2 इंटू 96500 कूलम दे रहे हैं। तो इतने कूलम से इतना मिलता है, 6000 से कितना मिलेगा, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो 2 इंटू 96500 से कितना निकल मिलता है 58.7 ग्राम्स। तो 6000 से कितना मिलेगा, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकालोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 1.825 ग्राम्स ऑफ निकल। ठीक है, दूसरा तरीका है, यहां पर तुम W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू P यूज कर सकते थे, जहां Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। करंट हमें पता है 5, टाइम हमें पता है 1200, है ना। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट निकल का 58.7, एन फैक्टर इस रिएक्शन में 2 क्योंकि Ni2 प्लस है। देखो यहाँ पर है ना, इस सॉल्ट में Ni2 प्लस है, तो 2 इंटू 96500 इंटू 5 इंटू 1200, सीधा सीधा वेट की वैल्यू आ जाती है। तो देखो दोनों मेथड है, पहला यूनिटरी मेथड है, दूसरा फॉर्मूले से, जिसको जो कंफर्टेबल लगे उससे करें। ठीक है, और ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला है हमारा फैराडेज का फर्स्ट लॉ, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ABC containing solutions of zinc sulfate, AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in series. ठीक है, a steady current of 1.5 amperes was passed through them. अरे जब भी ऐसे आ जाए ना कि 3 सोल्यूशन है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो देखना ना फैराडेज का सेकंड लॉ यूज है। फैराडेज का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जितने भी सॉल्यूशंस है, सब सॉल्यूशंस का जो ग्राम इक्विवेलेंस डिपॉजिट होंगे, ग्राम इक्विवेलेंस मतलब वेट, यहां लिख देते हैं, वेट ऑफ फर्स्ट सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट सोल्यूट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सेकंड सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड सोल्यूट, और वेट ऑफ थर्ड सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ थर्ड सोल्यूट। ठीक है, तो कह रहा है हाउ, अच्छा स्टडी करंट दे दिया 1.5 एम्पियर्स, तो हमें सिल्वर का दे दिया वेट, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी हम लगा सकते हैं, किसके लिए, सिल्वर वाले के लिए, AgNO3 के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो
W कितना है 1.45, Z क्या होगा इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 108, एन फैक्टर कितना 1 इंटू 96500, करंट कितना पास किया 1.5 एम्पियर्स, टाइम हमें निकालना है, यहां से तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.45 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 1.5, टाइम यहाँ से कैलकुलेट करेगा आएगा 863.73 सेकेंड्स। ठीक है, अब हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, टाइम हो गया। व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके कितना मास ऑफ कॉपर और जिंक डिपॉजिट हुआ वो बता सकते हैं। कैसे, देखो सीधा सीधा सिल्वर के साथ यूज कर लो। ठीक है, तो वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। वेट ऑफ कॉपर निकालना है, वेट ऑफ सिल्वर कितना मिला 1.45, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 63.5 डिवाइडेड बाय 2 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर 108 डिवाइडेड बाय 1, तो यहां से कॉपर का वेट आ जाएगा 0.426 ग्राम्स ऑफ। ठीक है, ऐसे ही आप किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो, जिंक के लिए। जिंक के लिए भी सेम चीज यूज करोगे, वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। यहां से वेट ऑफ जिंक कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सिल्वर 1.45, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक